बहुत बार क्या होता है कि हम लोग जब भी कोई प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, मतलब कि आउटकम जो है वो सर्टेन नहीं रहता है, तो काफ़ी सारे केसेस में क्या रहता है कि जो भी आउटकम आता है तो उसको हम लोग कोई एक नंबर के साथ एसोसिएट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के लिए ये मान लो कि जैसे आपका आपके क्लास में मान लो कि 40-50 बच्चे हैं। ठीक है, और फिर मैंने रैंडमली कोई एक बच्चे को पिक किया। ठीक है, अब जो भी बच्चे को पिक किया उसका मैं वेट नोट करूँगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या हो गया कि हम लोग एक आउटकम को पिक कर रहे हैं पहले, है ना, कि इतने सारे जो स्टूडेंट है उसमें से कोई एक स्टूडेंट को पिक कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जो आउटकम आया है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या नोट कर रहे हैं, उसका वेट नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही जो प्रोसेस होता है इसको करने के लिए हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसको कि हम लोग रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे ये वेट के केस में क्या होगा कि जैसे 40-50 बच्चे हैं, तो उसमें से कोई भी एक जो बच्चा रैंडमली पिक होता है तो उसका जो वेट हम लोग नोट करेंगे। ठीक है, तो उसको मान लो कि हम लोग डब्लू एक वेरिएबल दे दिए, है ना, कि ये वाला जो आउटकम आया है इसका वेट इतना है। ठीक है, फिर दूसरा कोई बच्चा आएगा तो फिर मतलब दूसरी बार एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर कोई दूसरा बच्चा उठेगा, है ना, फिर उसका जो है कुछ वेट इतना है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है हम लोग एक कैपिटल डब्लू जो है रैंडम वेरिएबल डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं वेट ले रहा हूँ तो मैं हाइट भी ले सकता हूँ बच्चे का, है ना, तो कोई भी एक रैंडम मतलब एक्सपेरिमेंट किया, कोई भी एक आउटकम आया और फिर उसका मैंने हाइट ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल होगा उसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट है उनके जो भी आउटकम्स हैं तो उनको हम लोग कोई रियल नंबर जो है उस पर हम लोग मैप कर रहे हैं, है ना। तो ये रैंडम वेरिएबल को एज ए फंक्शन सोच सकते हो जिसका कि डोमेन जो है वो आपका आपका जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उस मतलब जो भी सैम्पल स्पेस है उसमें जितने भी आउटकम्स हैं वो सारा उसका डोमेन हो गया, और फिर इसका जो कोडोमेन है वो पूरा रियल नंबर्स हो गया, है ना, जो हम लोग मैपिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर डोमेन कोडोमेन क्या होता है ये सब नहीं पता है आपको तो यहाँ पर उतना भी चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग मेरा जो बेसिक मतलब एन का फ्री में वीडियोज़ है, ठीक है, क्लास 11 के और क्लास 12 के भी फ्री में, मतलब रिलेशन फंक्शन सेट्स ये सब के सारे फ्री में अवेलेबल हैं JEEvidyalaya.com पर भी और यूट्यूब पर भी। तो वहाँ पर जाके आप लोग बेसिक समझ सकते हो डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, लेकिन उतना भी अगर ज़्यादा डिटेल नहीं पता है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो मान लो कि मेरा ये एक क्लासरूम है जिसमें कि 4 ही बच्चे हैं। ठीक है, तो सिंप्लिसिटी के लिए 4 बच्चे का एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो पहला बच्चा है ए, दूसरा है बी, फिर है सी, फिर डी। ठीक है, तो मेरा जो सैम्पल स्पेस बनेगा उसका क्या है आउटकम्स, तो या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी या तो डी, है ना, 4 आउटकम्स हमारे पास यहाँ है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई भी रैंडमली किसी को पिक कर रहा हूँ और फिर उसका जो मैं वेट नोट कर रहा हूँ। तो मान लो कि पहली बार एक्सपेरिमेंट किया और फिर ये जो ए वाला है आउटकम ये आ गया। ठीक है, तो इसका मैंने वेट नोट किया और वेट जो है इसका मान लो 60 kg आ गया, 60 किलो का है ये। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो एक्सेस है इसमें मैं वेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, किलोग्राम्स में, तो मान लो कि 60 किलोग्राम का आ गया। ठीक है, बच्चा नहीं मतलब 4 लोग हैं। ठीक है, 4 लोग बोलो। ठीक है, क्योंकि 60 किलो फिर 90 किलो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो कोई भी 4 लोग हैं। ठीक है, एक रूम में, और उसको जो है हम लोग रैंडमली पिक करें। तो मान लो कि ए पिक किया मैंने, तो ये जो आउटकम है इसके करस्पॉन्डिंग वेट कितना आ गया, 60 किलो। ठीक है, फिर दूसरी बार किया, दूसरी बार मान लो कि ये सी आ गया आउटकम। ठीक है, और फिर ये जो सी वाला जो आदमी है इसका 90 किलो वेट है। ठीक है, तब फिर ये कहाँ पर मैप हो गया, ये 90 किलो पर मैप हो गया। ठीक है, तो ये जो वेरिएबल ये काम कर रहा है या फिर ये जो फंक्शन ये काम कर रहा है, फंक्शन होता क्या है, फंक्शन को हम लोग कुछ इस टाइप से सोच सकते हैं, है ना, ये बॉक्स टाइप से, कि यहाँ पर कुछ हम लोग इंसर्ट करते हैं फंक्शन में। जैसे ये मान लो एफ है ना, तो इसमें एक्स इंसर्ट किया मान लो, तब फिर ये बाहर क्या निकाल के देता है, एफ ऑफ एक्स, है ना। तो जैसे स्क्वायर रूट फंक्शन है तो वो क्या करता है कि अगर इसमें हम लोग 9 देंगे तब फिर ये बाहर 3 निकाल देगा, है ना। तो ये यहाँ पर जो भी इसके डोमेन में जो भी रियल नंबर्स हैं, मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स जो भी हैं, तो उसको जो है ये मैप कर रहा है ना, सारे मतलब नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स पर। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया, एक कोडोमेन टाइप, इस टाइप से सोच सकते हैं। तो वैसे ही हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या कर रहा है कि उसका ये जो सैम्पल स्पेस में जितने भी आउटकम्स हैं वो उसके डोमेन हो गए, है ना। और फिर जैसे ये डब्लू है मेरा, ठीक है, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल, तो डब्लू में अगर मैं ये ए आउटकम डालूंगा तब फिर ये आउटपुट क्या दे देगा, डब्लू ऑफ ए। ठीक है, तो ये कैपिटल डब्लू से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और फिर जो ये वैल्यू आएगा उसको स्मॉल डब्लू से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है। तो ये जो डब्लू रैंडम वेरिएबल है ये कर क्या रहा है कि ये जो आउटकम है इसको यहाँ पर मैप कर रहा है ना, सी को यहाँ पर मैप कर रहा है, सिमिलरली बी को कहीं पर मैप करेगा, डी को कहीं पर मैप करेगा। ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल जो है एसोसिएट्स अ वैल्यू और अ नंबर टू एवरी पॉसिबल आउटकम। ठीक है। तो इसको इस टाइप से सोच सकते हो कि ये एक फंक्शन है जो कि फ्रॉम सैम्पल स्पेस टू रियल नंबर्स, है ना, कि मतलब सैम्पल स्पेस में जितने भी आउटकम्स हैं उसको ये मैप कर रहा है रियल नंबर्स पर। ठीक है। तो ऐसे ही जैसे और डिनोट नोटेशन हम लोग क्या यूज़ करेंगे कि रैंडम वेरिएबल को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल लेटर यूज़ करेंगे। ठीक है। और वो जो वैल्यू पर मैप कर रहा है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू जो है वो रैंडम वेरिएबल हो गया, वो एक फंक्शन हो गया। और फिर फंक्शन में अगर हम लोग कोई एक वैल्यू देते हैं, ठीक है, तो डब्ल्यू ऑफ ए अगर देंगे तब फिर जो डब्ल्यू ऑफ ए निकल के आ रहा है उसको हम लोग स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। तो अब जैसे W एक रैंडम वेरिएबल हो गया, तो वैसे ही हम लोग कुछ और भी नोट करना चाहेंगे, है ना। जैसे यहाँ पर वेट नोट कर रहे हैं, तो वैसे ही मान लो कि हम लोग हाइट को नोट कर रहे हैं। ठीक है। कि कोई भी मतलब कोई भी आउटकम आया है ना ये चार लोगों में से, तो उसका जो है हम लोग हाइट को मेजर कर रहे हैं। तो मान लो ये A वाला आया था तो इसका हाइट जो है 1.5 मीटर है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग हाइट को यहाँ पर दिखा रहे हैं। ठीक है। और फिर ये C वाला जो आदमी आया तो इसका जो हाइट है 1.8 मीटर्स है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, ये रैंडम वेरिएबल कैपिटल H हो गया, है ना। तो इसको कैसे सोच सकते हो कि ये H जो है ये मेरा एक फंक्शन है, तो इसमें मैं जो भी आउटकम डालूंगा यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का, तो ये बाहर निकाल के क्या दे देगा मेरे को, H ऑफ A, है ना, या फिर स्मॉल h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एक ये वेट वाला हमारा रैंडम वेरिएबल हो गया, फिर एक ये हाइट वाला रैंडम वेरिएबल हो गया। अब फिर हम लोग ये दोनों को कंबाइन करके एक नया रैंडम वेरिएबल भी बना सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लो कि मैंने ये किया कि वेट डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर, है ना। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक एक ये चीज़ होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। शायद आप लोग को पता होगा। तो बॉडी मास इंडेक्स में क्या करते हैं कि कोई भी जो आदमी है उसका वेट लेते हैं, उसका हाइट लेते हैं और फिर उस वेट डिवाइडेड बाय हाइट का स्क्वायर से कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग उसी को कैलकुलेट कर रहे हैं कि कोई भी एक आउटपुट आया, आउटकम आया, है ना, उसका वेट लिया हम लोगों ने जो कि W रैंडम वेरिएबल से यहाँ पर डिनोट हो रहा है। ठीक है। और फिर उसका हाइट लिया यहाँ पर H। ठीक है। और फिर ये दोनों को हम लोगों ने यहाँ पर कंबाइन कर दिया, है ना, वेट डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर। ठीक है। तो इसके लिए A के लिए मान लो 26.7 आ गया, फिर C के लिए मान लो कि 27.7 आ गया। ठीक है। तो ये B क्या है, ये B भी एक रैंडम वेरिएबल है ना। क्यों, क्योंकि ये भी क्या कर रहा है, जैसे B के बारे में सोचोगे तो B क्या कर रहा है कि अगर इसमें A हम लोग देंगे, है ना, तब फिर ये आपको ये जो A है तो फिर ये आपको कैलकुलेट करके क्या दे रहा है, आपका B ऑफ A दे रहा है ना। और फिर B ऑफ A है क्या कि W ऑफ A डिवाइडेड बाय H ऑफ A इसका स्क्वायर, है ना। तो ये कैलकुलेट करके ये दे रहा है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक रैंडम वेरिएबल हो गया जो कि आउटकम्स को रियल नंबर पर मैप कर रहा है। ठीक है। तो इस टाइप से जो है रैंडम वेरिएबल के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है। तो अब कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो मान लो कि हम लोग कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है। मतलब दो बार टॉस करते हैं, एक बार कॉइन को उछाला फिर उसके बाद एक बार कॉइन को उछाला। तो उसमें क्या हो सकता है, पहली बार में जब उछाला तो मान लो कि या तो हेड आया या तो फिर टेल आया। ठीक है। फिर जब दूसरी बार में उछाला तो पहली बार में अगर हेड आया तो फिर दूसरी बार में फिर से हेड आ गया तो हेड हेड हो गया, और फिर दूसरी बार में यहाँ जो है टेल आ गया तो क्या हो गया, हेड और टेल, है ना। फिर यहाँ पर टेल आया, फिर दूसरी बार में हेड आया तो टेल हेड हो गया, और फिर पहली बार में टेल आया फिर दूसरी बार में भी टेल आ गया तो फिर टेल टेल हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, मेरे पास 4 टोटल आउटकम्स हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं x, जो कि डिनोट करता है नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर मैं सैम्पल स्पेस को इस टाइप से लिखूं तो इसमें आउटकम्स क्या क्या हो गया, एक तो ये हेड वाला हो गया आउटकम, है ना। फिर उसके बाद क्या हो गया, ये हेड टेल वाला आउटकम हो गया। फिर क्या हो गया, टेल हेड वाला आउटकम हो गया। फिर उसके बाद टेल्स वाला आउटकम हो गया। ठीक है। तो अब x जो है वो क्या करेगा, डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड्स ऑब्टेन्ड। तो वो क्या करेगा कि जैसे यहाँ पर हेड और हेड है ना, तो ये आउटकम, तो अगर मैं x को इस टाइप से यहाँ पर लिखूँ एक फंक्शन की तरह अगर सोचूं, तो अगर मैं इसको हेड हेड डालूंगा
तब फिर ये निकाल के मेरे को क्या देना चाहिए कि यहाँ पर कितना हेड्स है, तो यहाँ पर कितना है, एक दो हेड है ना, तो ये निकाल के क्या दे देगा मेरे को, दो दे देगा। तो ये जो है हेड हेड जो है ये, अगर मैं यहाँ पर रियल नंबर इस टाइप से नोट करूँ एक्स को, ठीक है, तो ये हेड हेड जो है ये दो पर मैप हो जाएगा, है ना। तो मान लो कि यहाँ पर कहीं पर दो है, ठीक है। तो एक्स ऑफ एच एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू टू, है ना। कॉन्सेप्चुअली समझो, ठीक है, फिर मज़ा आएगा। अब मान लो कि ये वाला आउटकम आया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया, दो बार सिक्का उछाला और फिर एक बार हेड आ गया, एक बार टेल आ गया, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये जो एक्स है इसमें मैंने हेड और टेल डाला, तो ये क्या करेगा, काउंट करेगा कितना हेड है, तो एक हेड है, तब फिर ये क्या करेगा, वन निकाल के दे देगा मेरे को, है ना। मतलब कि ये हेड टेल को जो है ये वन पर मैप करेगा। तो मान लो कि यहाँ कहीं पर मैप कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मान लो कि टेल हेड आया, ठीक है। तो टेल हेड फिर से यहाँ पर डालेंगे, तो इसमें कितना हेड है, एक ही हेड है, तो फिर ये क्या होगा, ये फिर से वन पर मैप हो जाएगा, है ना। तो एक्स ऑफ हेड टेल क्या होगा, वन, एक्स ऑफ टेल हेड क्या होगा, वन, ठीक है। फिर मान लो कि ये टेल टेल के लिए क्या होगा कि अगर मैं एक्स में, मान लो कि इसमें मैं जो है दूसरे कलर से दिखाता हूँ, तो मान लो कि मैंने इसमें जो है टेल और टेल डाल दिया, तब फिर इसमें क्या है, इसमें तो जीरो ऐड है, तब फिर ये कहाँ पर मैप कर देगा, इसको जीरो पर मैप कर देगा, है ना। तो ये जो है ये जाके जीरो पर मैप हो जाएगा, तो एक्स ऑफ टेल टेल जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल को जो है हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं, है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या है तो उसके हिसाब से हम लोग डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मान लो कि मैंने रैंडम वेरिएबल, कुछ एक नया रैंडम वेरिएबल लिया वाई, और वो क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, ठीक है। तो ये एक बार मैं बोलूँगा, वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से ट्राई करो कि ये जो वाई होगा तो ये एच एच को कहाँ पर मैप करेगा, है ना, एच टी को कहाँ पर मैप करेगा, टी एच को कहाँ पर मैप करेगा, टी टी को कहाँ पर मैप करेगा, ठीक है। सोचो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो इसमें क्या करेगा ये, मान लो y क्या है, y एक नया फंक्शन है, सोच लो, है ना। तो इसमें अगर मैं हाइट हाइट डालूंगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, नंबर सॉरी हेड हेड डालूंगा, तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ हेड्स माइनस नंबर ऑफ टेल्स, है ना। तो यहाँ पर हेड्स कितने हैं, दो, टेल्स कितने हैं, जीरो, तो टू माइनस जीरो टू, तो ये बाहर निकाल के क्या दे देगा, टू, है ना। तो सेम जो ये आउटपुट्स हैं, चार जो आउटपुट्स हैं, तो मान लो कि मैं यहाँ पर y को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो अगर ये जो हेड हेड है, ठीक है, तो ये हेड हेड कहाँ पर मैप होगा, ये टू पर मैप होगा, है ना। अब इसी तरीके से मान लो कि मैं इसमें ये डाल देता हूँ, हेड हेड के बजाय मैं हेड टेल देता हूँ, ठीक है। तब फिर ये कितना आउटपुट देगा मेरे को, तो इसमें नंबर ऑफ़ हेड्स कितने हैं, वन, नंबर ऑफ़ टेल्स कितने हैं, वन, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा, ज़ीरो, है ना। तो ये हेड टेल जो है ये ज़ीरो पर मैप हो जाएगा, ठीक है। फिर ये टेल हेड डालेंगे, तो फिर से एक हेड है एक टेल है, तो ये भी क्या होगा, ये भी ज़ीरो पर मैप हो जाएगा, ठीक है। और फिर टेल टेल डालेंगे मान लो, है ना, तो ये वाई है, और फिर इसमें मान लो कि मैंने टेल टेल डाला, तब नंबर ऑफ़ हेड कितना है, ज़ीरो, नंबर ऑफ़ टेल्स क्या है, टू, तो ज़ीरो माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस टू, है ना। तो ये वाला जो है ये माइनस टू पर मैप हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से सोच सकते हो, ठीक है। और लिखने के लिए क्या लिख सकते हैं कि वाई ऑफ हेड हेड क्या हो जाएगा, टू, है ना, जहाँ पर ये मैप हो रहा है, ठीक है, वाई ऑफ हेड हेड टू, और फिर वाई ऑफ हेड टेल क्या है, ज़ीरो, है ना, तो वाई ऑफ हेड टेल ज़ीरो, वाई ऑफ टेल हेड तो ये भी ज़ीरो, और वाई ऑफ टेल टेल जो है ये माइनस टू, ठीक है। तो इस टाइप से जो है रैंडम वेरिएबल्स के बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो समझ के पढ़ो, तब मज़ा आएगा मैथमेटिक्स में, और रट्टा लगाना स्टार्ट कर दोगे तब फिर दिक्कत हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या आता है, तो अब रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो तो हम लोगों ने समझ लिया, है ना। अब सेम एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा कि एक जो प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट है, तो उसमें जितने भी आउटकम्स हैं उसका अलग अलग प्रोबेबिलिटी है होने का, है ना। फिर ये जो आपका रैंडम वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, हर आउटकम को एक कुछ रियल नंबर पर जो है मैप कर रहा है ना। तो जैसे अलग अलग आउटकम्स को ये अलग अलग रियल नंबर्स पे मैप कर रहा है, तो आपका अलग अलग आउटकम आने का अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, तो उसी के हिसाब से जो आपका रैंडम वेरिएबल वैल्यू लेगा उसका भी अलग अलग प्रोबेबिलिटी होगा, है ना। तो यही जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा कि आपका जो रैंडम वेरिएबल है वो कौन सा वैल्यू लेने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो उसी को जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं,
या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है, ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो अभी के लिए आप लोग जितना भी बुक्स पढ़ोगे या जहाँ पर भी पढ़ोगे तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन आगे जाके जब कॉलेज में पढ़ाई करोगे प्रोबेबिलिटी को, तो वहाँ पर देखोगे कि रैंडम वेरिएबल जो है दो टाइप के हो सकते हैं, या तो डिस्क्रीट हो सकते हैं या तो फिर कंटिन्यूस हो सकते हैं। तो डिस्क्रीट के केस में जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलेंगे, और फिर कंटिन्यूस के केस में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। लेकिन वो कॉलेज के लिए। तो अभी के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हो, लेकिन बहुत बार मैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलूँगा क्योंकि मेरे को आदत इसका पड़ चुका है, ठीक है। तो समझ जाना कि अगर मैंने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोला है मतलब कि मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग अब जो हम लोगों ने अभी जो एग्जांपल देखा था, एक्स जो देखा था रैंडम वेरिएबल, उसका मान लो कि मेरे को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन लिखना है, तब फिर क्या होगा। तो फिर से वो एग्जांपल को देखते हैं। तो क्या था, टू इंडिपेंडेंट फेयर कॉइन टॉसेस, मतलब कि सिक्का को मैं दो बार ही उछाल रहा हूँ, है ना। तो पहली बार में या तो हेड आएगा फिर टेल आएगा, फिर दूसरी बार में या तो फिर से हेड आएगा या तो टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा फिर टेल टेल्स आएगा, ठीक है। और ये सबका प्रोबेबिलिटी क्या है, आउटकम। तो पहली बार में हेड आने का क्या है, 1/2, फेयर कॉइन है ना, तो 1/2 इसका है, 1/2 इसका है। अब पहली बार में हेड आया, फिर दूसरी बार में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फिर से 1/2 इंडिपेंडेंट है ना। तब फिर ये 1/2 1/2, ये सब हम लोगों ने देख लिया अभी तक प्रोबेबिलिटी में। तो ये हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/2 इंटू 1/2 1/4, है ना। हेड टेल का क्या हो गया, 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स है, ठीक है। इतना जो है हम लोगों ने अभी तक देख लिया है प्रोबेबिलिटी में। अब रैंडम वेरिएबल मेरा क्या कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो मैप कर रहा है ना। ये हेड को उसने, मतलब रैंडम वेरिएबल ये एक्स क्या कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स, है ना। तो ये एच को क्या, यहाँ पर दो हेड्स है तो दो पर मैप कर रहा है। हेड टेल यहाँ पर एक हेड है तो एक पर मैप कर रहा है, टेल हेड यहाँ पर एक है तो एक पर मैप कर रहा है, और टेल टेल जो है यहाँ पर ज़ीरो हेड है तो फिर ज़ीरो पर ये मैप हो रहा है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, तो वो ये पूछेगा कि ये जो एक्स है हमारा रैंडम वेरिएबल, वो उसका वैल्यू जीरो होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, या फिर उसका वैल्यू वन होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर उसका वैल्यू टू होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है, तो इसका ज़ीरो होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसका ज़ीरो होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, सोचो। तो इसका ज़ीरो होने का उतना ही प्रोबेबिलिटी है जितना कि ये टेल्स टेल्स आउटकम आने का प्रोबेबिलिटी है ना, क्योंकि एक्स ज़ीरो तभी होगा जब जो आउटकम है वो टेल्स टेल्स आए हैं, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4। आई होप स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि एक्स ज़ीरो कब लेगा, जब यहाँ पर आउटकम टेल्स टेल्स आएगा, है ना। तो इसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। तो इसका भी एक्स ज़ीरो लेगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। अब ये वन लेने का क्या प्रोबेबिलिटी है, अब वन कैसे हो सकता है, या तो हेड टेल आया तब फिर वन हो जाएगा, या फिर टेल हेड आया तब फिर वन हो जाएगा, है ना। मतलब कि या तो ये आउटकम या तो ये आउटकम, मतलब कि ये वाला जो सबसेट है हम लोग इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका इंडिविजुअल कितना है, 1/4 1/4, तो ये 2 × 1/4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, है ना। और फिर ये टू आने का क्या है, तो ये एक्स वैल्यू टू लेगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, कि उतना ही प्रोबेबिलिटी है जितना कि ये हेड हेड आने का प्रोबेबिलिटी है ना। क्योंकि एक ही तरीके से ये होगा, मतलब जब हेड हेड आएगा तब एक्स वेट टू लेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये फिर से एक मैपिंग हो गया, है ना। कि समझ में आ रही है बात, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पर सैम्पल स्पेस था हम लोगों का, है ना। तो सैम्पल स्पेस को हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल के थ्रू पास किया, तब फिर ये कहाँ पर मैप हो गया, आपका कोई एक रियल नंबर पर मैप हो गया, है ना। अब ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो बोल रहे हो, तब फिर ये क्या करेगा, ये रियल नंबर को लेगा, इसको पीएमएफ बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर ये कहाँ पर मैप कर रहा है, ये फिर से इसको प्रोबेबिलिटी पर मैप कर रहा है ना, ज़ीरो से लेकर वन के बीच में, ठीक है। तो ये उतना डिटेल में समझ नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ जाओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट दिस रैंडम वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू टू, है ना, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, 1/4, तो दिस इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो इसको लिखने का एक तो ये तरीका हो गया कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू टू, या फिर सेम चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्मॉल पी, इसको स्मॉल पी लिखना, ठीक है, स्मॉल पी एक्स, है ना, यहाँ पर कैपिटल एक्स और फिर एक्स,
ठीक है। तो इसका मतलब भी सेम चीज़ है ना। तो या तो इस टाइप से लिखो कि प्रोबेबिलिटी दैट दिस रैंडम वेरिएबल इज टेकिंग दिस वैल्यू, या फिर इसको इस टाइप से लिखो कि पी एक्स एक्स, है ना। तो दोनों का मतलब जो सेम है कि आपका ये जो रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो स्मॉल एक्स है ये वैल्यू लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू वन, तो यहाँ पर क्या था 1/2, है ना। तो ये 1/2 हो जाएगा, या फिर पी एक्स वन ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या था 1/4, तो ये 1/4, ठीक है। तो अगर मैथमेटिकली और लिखना चाहते हो तो फिर प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू दिस स्मॉल एक्स इज इक्वल टू दिस पी ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ दिस एक्स, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपका जो भी ये आउटकम्स है जिसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू ले रहा है ना। जैसे x ऑफ दिस पर्टिकुलर आउटकम इज इक्वल टू 2, है ना। तो x ऑफ सम w इज इक्वल टू दिस x, ठीक है। तो ऐसे जितने भी w आपके सैम्पल स्पेस में होंगे, ठीक है, तो उसका जो भी प्रोबेबिलिटी है उसी को जो है हम लोग ये इसका प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये 1 होने का क्या प्रोबेबिलिटी था यहाँ पर कि x ऑफ हेड टेल जो है वो 1 हो जाए, है ना, या फिर x ऑफ टेल हेड जो है वो 1 हो जाए, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसको सिमिलर इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि हम लोगों ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तो उसका जो आउटकम आया वो ये या तो हेड टेल आ जाए या फिर टेल हेड आ जाए, है ना। ये इवेंट होने का जो भी प्रोबेबिलिटी है वो उसके इक्वल है ये, ठीक है। तो ये उसी को कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लॉजिकली समझो तो सब चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। तो अब सेम चीज़ जो अभी हम लोगों ने किया, ठीक है, उसको हम लोग थोड़ा और विजुअली और थोड़ा अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि हमारा x था रैंडम वेरिएबल, है ना। तो ये क्या कर रहा था, जैसे आउटकम मतलब एक्सपेरिमेंट हम लोग का वही है सेम, मतलब कि 2 बार सिक्का उछालो तो या तो हेड हेड आएगा या तो हेड टेल या फिर टेल हेड या फिर टेल टेल, ठीक है। और सब इक्वली लाइकली आउटकम है, तो 1/4 1/4 1/4 1/4, ठीक है। तो अब x क्या कर रहा था, नंबर ऑफ हेड्स काउंट कर रहा था, है ना। तो हेड हेड को ये 2 पर मैप कर रहा था, हेड टेल को 1 पर, टेल हेड को 1 पर, टेल टेल को 0 पर, है ना। और सबका प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने देखा कि 0 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, है ना। फिर इसका क्या है 2 टाइम्स 1/4, तो ये 1/2 हो जाएगा। और फिर इसका क्या है 1/4, तो ये जो है 1/4 हो जाएगा, है ना। तो अब ये सेम चीज़ जो है कि x का अलग अलग ये वैल्यू लेने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो उसको हम लोग ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि x एक्सिस में जो है हम लोगों ने ये जो रैंडम वेरिएबल x है ये जो भी वैल्यू लेगा उसको हम लोग यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, x एक्सिस में। तो ये क्या वैल्यू ले सकता है, या तो 0 लेगा या तो 1 लेगा या तो 2, है ना। तो या तो 0 या तो 1 या तो 2। और फिर y एक्सिस में हम लोग क्या प्लॉट कर रहे हैं कि इसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू दिस स्मॉल x, है ना। या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग y एक्सिस में प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, है ना। तो वो क्या है 1/4। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1/4 ये लाइन से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। फिर प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1, तो वो क्या है 1/2, है ना। तो यहाँ पर एक लाइन बना दिया 1/2, ठीक है। तो फिर प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2 1/4, तो ये जो है 1/4, ठीक है। तो इसको जो है इस टाइप से जो है हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, कि 0 लेने का इतना प्रोबेबिलिटी है, 1 लेने का इतना प्रोबेबिलिटी है, 2 लेने का इतना प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब कुछ ऑब्वियस चीज़ें जो हैं उसको नोट कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी है ये, है ना, कि x जो वैल्यू लेगा तो ये क्या होगा ऑब्वियसली ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो ऑब्वियसली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। इक्वल टू 0 कब होगा, जबकि वो ले ही नहीं रहा होगा, मतलब कोई भी मतलब जो भी आउटकम है, मतलब किसी आउटकम के करस्पॉन्डिंग जो है वो मतलब नहीं ले रहा होगा वो चीज़। जैसे यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेट करूँ प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 3, है ना, तो कोई वैसा आउटकम है ही नहीं कि जिसके करस्पॉन्डिंग 3 आए, ठीक है। तो उसको जो है प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। नहीं तो फिर जैसे प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2, तो वो 1/4 है ना। तो या तो इक्वल टू 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसके बारे में सोचो कि हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर, कि ये जो सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी है वो क्या है 1 है ना, कि या तो ये आउटकम आएगा या तो ये आउटकम या तो ये आउटकम या तो ये आउटकम, है ना। तो सबका अगर प्रोबेबिलिटी जोड़ दोगे तो क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए, है ना। तो 1/4 इंटू 4 क्या 1 होना चाहिए। अब उसी तरीके से हम लोग बस ये आउटकम को जो है अलग अलग आउटकम को अलग अलग नंबर पर जो है हम लोग मैपिंग कर रहे हैं, है ना। तो ये नंबर
मतलब x जो है 0 होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, है ना, वो डायरेक्ट किसको करिस्पॉन्ड कर रहा है कि ये जो एक्सपेरिमेंट का आउटकम होगा उसका आउटकम जो है टेल्स टेल्स होगा, है ना। x जो है 1 होगा उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, किसको करिस्पॉन्ड कर रहा है कि एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट है वो या तो हेड टेल होगा या तो टेल हेड होगा, ठीक है। तो ऐसे करके सोचोगे तब फिर ऑब्वियस दिमाग में क्या आना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी जो है मतलब x जो है वो क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, है ना। तो इसका जो भी सैम्पल स्पेस है वो क्या है, वो यही है 0 1 2, है ना। तो अगर मैं सबका प्रोबेबिलिटी लेके ऐड कर दूँ तो वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसी को नोट किया हम लोगों ने, ठीक है। तो जैसे इस एग्जांपल में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0, है ना, प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या है 1/4, है ना, प्लस फिर 1/2 मतलब 2/4 और फिर 1/4। तो ये क्या हो जाएगा 2 3 4 4/4 1, ठीक है। तो इसको कैसे सोच सकते हो कि प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग टेल्स टेल्स के बारे में सोच रहे हैं प्रोबेबिलिटी, है ना। फिर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग हेड टेल या फिर टेल हेड का प्रोबेबिलिटी सोच रहे हैं, है ना, ये इवेंट होने का। या फिर यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, हेड हेड, ठीक है। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, है ना, या फिर 2/4 और इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4। तो ऐड करेंगे तो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी लॉजिकली समझ लो, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, देखो मैथमेटिक्स पढ़ने का दो तरीका है, या तो लॉजिकली समझो या फिर रट्टा लगाओ, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको रट्टा लगा लेते हैं लेकिन फिर वो समझ नहीं पाते हैं मैथमेटिक्स के ब्यूटी को, और फिर आगे अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहीं पर आ जाए तब फिर वहाँ पर फंस जाते हैं, ठीक है। तो मेरा एडवाइस हमेशा ये रहता है कि कॉन्सेप्चुअली समझो, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अभी तक। तो अब इसी पर बेस्ड और एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल भी हम लोग काफ़ी बार देख चुके हैं अभी तक कि 2 रोल्स ऑफ अ टेट्राहेड्रल डाई। तो टेट्राहेड्रल डाई मतलब क्या कि जो आउटकम होगा वो या तो 1 होगा या तो 2 या तो 3 या तो 4, है ना। जो भी यहाँ पर बॉटम में आता है उसको हम लोग नोट करते हैं। तो या तो 1 होगा या तो 2 या तो 3 या तो 4। तो 2 बार रोल कर रहे हैं, मतलब पहली बार या तो 1 या 2 या 3 या 4, फिर उसके बाद यहाँ पर या 1 या 2 या 3 या 4 या 1 2 3 4, है ना, इस टाइप से सोच सकते हैं। तो ये सारे आउटकम्स हो गए, ये सब हम लोगों ने काफ़ी बार अभी तक इस कोर्स में देख लिया है, ठीक है। ये सारे आउटकम्स हैं। या फिर इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे सोच सकते हैं कि जब मैंने पहली बार रोल किया, ठीक है, तो उसमें क्या है या तो 1 हो सकता है या तो 2 या 3 या 4, ठीक है। और दूसरी बार रोल किया तब उसमें 1 2 3 4, है ना। तो ये सारे जो 16 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो है ये जो फर्स्ट रोल है उसको हम लोग x से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये इसको एक रैंडम वेरिएबल सोच सकते हो, ठीक है। और फिर ये जो दूसरा रोल में जो भी नंबर आया उसको हम लोग y से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको जो है दूसरा रैंडम वेरिएबल सोच सकते हो, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग तीसरा एक रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं z, जो कि x प्लस वाई है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक ये आउटकम आया 1,1, ठीक है, 1,1। तो इसमें x क्या होगा 1, है ना, और फिर y क्या होगा 1, ठीक है। तो z जो होगा इस बार क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग सम ले रहे हैं, ठीक है। तो अब काम क्या है आप लोगों का यहाँ पर कि ये जो z है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखो, है ना, कि z एक तो पहले ये सोचो कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकता है, ठीक है। और फिर वो जो भी पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकता है उसका होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करो और फिर सोचो थोड़ा देर। ओके, तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो सबसे पहले तो जेड का देखते हैं कि क्या सब वैल्यू ये ले सकता है, ठीक है। तो ये टेबुलर फॉर्म में जो है ज़्यादा अच्छे से हम लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ये क्या कर रहा है, पहली बार में जो भी आया, ठीक है, और दूसरी बार में जो भी आया, ठीक है, उसको ऐड कर रहा है ना। तो मान लो पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 1 आया, तो क्या होगा 1 + 1 2, ठीक है। पहली बार में मान लो 1, दूसरी बार में 2, तो 1 + 2 3। ये सारे z के वैल्यूज़ हैं, है ना। फिर 1 पहली बार में 1, दूसरी बार में 3, तो 1 + 3 4, फिर 1 + 4 5, पहली बार में 2, दूसरी बार में 1, 2 + 1 3, फिर 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6, है ना। पहली बार में 3, दूसरी बार में 1, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, पहली बार में 4, दूसरी बार में 1, तो 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8, है ना। तो ये जो ये हमारा
z के पॉसिबल वैल्यूज़ हो गए। ठीक है, अब z का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को बनाना है, तो उसमें हम लोग को बस क्या करना है कि ये 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो कैसे सोचोगे, 2 आने का प्रोबेबिलिटी क्या है कि पहली बार में 1 आया, दूसरी बार में 1 आया, है ना, मतलब कि ये आउटकम आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो 1 बाई, मतलब सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, तब फिर इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/16। तो z जो है 2 लेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया 1/16, है ना। अब इसी तरीके से 3 आने का क्या, मतलब z 3 लेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है कि या तो 1,2 हो जाए या तो 2,1 हो जाए, है ना। तो या तो ये आउटकम आ जाए या तो ये आउटकम आ जाए, है ना। तो 2 × 1/16 1/8 हो जाएगा इसका। फिर 4 आने का क्या है, या तो 1 या तो 3, है ना। या तो 1 3 आया, या तो 2 2 आया, या फिर 3 1 आए, है ना। तो ये 3 तरीके से हो सकता है। तो 3 × 1/16। फिर 5 का क्या हो जाएगा 4 × 1/16। 6 का क्या हो जाएगा 3 तरीके से हो सकता है 3 × 1/16। 7 2 तरीके 2 × 1/16। 8 एक तरीके से, तो फिर 1 × 1/16। ठीक है, तो इस टाइप के से जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी को जो है यहाँ पर विजुअली हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, कि हम लोगों ने फिर से यहाँ पर क्या किया कि एक्स एक्सिस जो है वहाँ पर हम लोग z का वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कौन सा वैल्यू ले रहा है ना। तो या तो 2 ले रहा है, या तो 3 ले रहा है, या तो 4 या 5 या 6 या 7 या 8, है ना। तो ये z क्या वैल्यू ले रहा है वो दिखा रहे हैं, और फिर y एक्सिस में हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि उसका प्रोबेबिलिटी क्या है ना। z2 लेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, z3 लेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 लेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, एंड सो ऑन। तो 2 लेने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे कि हम लोगों ने बोला, तो 2 बस ये आउटकम में हो रहा है ना। तो ये आउटकम का क्या है प्रोबेबिलिटी 1/16। सारे इक्वली लाइकली आउटकम्स है, तो 1/16, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/16। 3 आने का क्या है कि ये दो आउटकम्स, है ना, या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, तो 2 × 1/16। ठीक है, 4 आने का क्या है 3 तरीका है, तो 3 × 1/16। ठीक है, तो 3/16। फिर 5 का क्या तरीका है 5 का क्या तरीका है 1 2 3 4, तो 4 × 1/16, तो 4/16। फिर 6 का 1 2 3 तरीका है, तो 3/16, है ना। फिर 7 का 2 तरीका है, तो 2/16। फिर 8 का 1 तरीका है, तो 1/16। तो ये जो प्रोबेबिलिटी इसका डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, है ना। तो अब इसमें जो सब चीज़ हम लोगों ने देखा था, एक तो क्या देखा था कि प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, है ना। तो ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, और फिर सम जो है वो 1 होना चाहिए, है ना। तो 1 + 2 3, 3 + 3 मतलब 1/16 + 2/16 + 3 है ना, सब में डिनोमिनेटर 16 है, तो फिर बस न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, है ना। तो 16/16 क्या हो गया 1 हो गया। तो अगर मैं इसको ये लिखूँ कि समेशन ऑफ PZ, है ना, जो भी z वैल्यू ले रहा है, और फिर ओवरऑल z मतलब जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ हैं इसके, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब एज एन एक्सरसाइज क्या कर सकते हो कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, टेट्राहेड्रल डाई को रोल किया था 2 बार, है ना। तो इंस्टेड ऑफ टेट्राहेड्रल डाई आप लोग जो नॉर्मल डाई होता है, मतलब जिसमें 6 साइड होते हैं, तो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। तो उसी तरीके से 2 बार उसको रोल करो, और फिर उसमें जो है z इस टाइप से लो, x + y, मतलब पहली बार में जो आया, मतलब सेम चीज़ करो, बस टेट्राहेड्रल डाई की जगह जो है 5 और 6 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, 6 साइडेड डाई। ठीक है, तो उसके लिए सेम जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग बनाओ। ठीक है, तो वो एज एन एक्सरसाइज रहेगा, अभी कर सकते हो या फिर वीडियो ख़त्म होने के बाद कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ आता है वो क्या आता है कि अगर आप लोगों ने मेरा स्टैटिस्टिक्स का वीडियोस देखा होगा, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि डेटा डिस्ट्रीब्यूटर रहता है ना, कि ये डेटा इतना है, ये डेटा इतना है, और फिर उसका जो है हम लोग कुछ एवरेज कैलकुलेट कर रहे थे, है ना। मतलब जितना भी जो भी डेटा पूरा दिखाया जा रहा है, तो उसको एक नंबर से कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पर एग्जाम्पल बोला था कि एक कोई भी क्लास है, उसमें सारे स्टूडेंट्स का आप वेट नोट कर रहे हो। ठीक है, तो फिर लास्ट में जो आप रिपोर्ट करोगे, आप सबका एवरेज रिपोर्ट कर दोगे, है ना। तो अब सेम चीज़ यहाँ पर जो है हम लोग उसको मीन कहते हैं ऑफ रैंडम वेरिएबल, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या देखा कि जैसे ये वाला जो एग्जांपल था, तो इसमें ये जो z था, इसका 2 आने का कुछ प्रोबेबिलिटी है ना 1/16। 3 आने का कुछ प्रोबेबिलिटी है, 4 आने का कुछ प्रोबेबिलिटी है, 5 आने का कुछ प्रोबेबिलिटी है, 6 का कुछ प्रोबेबिलिटी है, 7 का कुछ है, 8 का कुछ है। ठीक है, तो ऑन एवरेज जो होगा, मतलब z क्या वैल्यू लेगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z। ठीक है, तो इसको कैसे सोच सकते हो कि
अगर प्रोबेबिलिटी को आप लोग फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में सोचते हो तो उसका मतलब क्या है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट को मान लो कि मैं 1600 टाइम्स करता हूँ, ठीक है, 1600 टाइम्स मैं करता हूँ ये एक्सपेरिमेंट को, है ना, कि मैंने 2 बार रोल किया डाई को और फिर उसके बाद जो है उसका सम लिया और फिर उसको नोट किया, ठीक है, 1600 बार अगर मैं करूँगा तो अप्रॉक्सीमेटली क्या होगा कि ये जो सम है 2 कितने बार आएगा, तो प्रायोरिटी क्या है 1/16, तो 1/16 इंटू 1600, है ना, 1/16 इंटू 1600, तो 100 बार जो है ये आएगा। समझ में आ रहा है? फिर ये 3 कितने बार सम आएगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट में ऐसा होगा नहीं कि इतने बार ही आएगा, लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी को हम लोग इस टर्म्स में सोचते हैं, है ना, कि 2/16 है प्रोबेबिलिटी, तब फिर अगर मैं 1600 टाइम्स ये एक्सपेरिमेंट करता हूँ तब फिर ये क्या हो जाएगा 16, ये 100, तो फिर ये 200 बार जो है सम 3 आएगा, है ना। फिर अगर मैं ये जो 4 का देखूँ तब फिर ये क्या होगा कि 300 बार जो है सम 4 आएगा, ठीक है। फिर 5 जो है वो 400 बार आएगा, ठीक है। फिर 6 जो है वो 300 बार आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद सिमिलरली 7 जो है वो 200 बार आएगा, ठीक है। और 8 जो है वो 100 बार आएगा, है ना, अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में सोचते हैं तो, ठीक है। तो अब मैं पूछूँ कि ऑन एवरेज क्या आएगा नंबर, तब फिर हम लोग क्या करेंगे कि 2 कितना बार आ रहा है, 100 बार आ रहा है ना, तो 2 इंटू 100, है ना, 2 इंटू 100 प्लस फिर 3 कितने बार आ रहा है 200 बार, तो 3 इंटू 200, ठीक है। फिर ऐसे ही सबको ऐड करते रहेंगे, 4 इंटू 300, ठीक है, प्लस 5 इंटू 400, ठीक है, प्लस फिर 6 इंटू 300, प्लस फिर 7 इंटू 200, ठीक है, प्लस 8 इंटू 100, ठीक है। तो ये पूरा सम हो गया और फिर डिवाइडेड बाई टोटल कितने बार हम लोग कर रहे हैं, तो 1600 टाइम्स, है ना, तो डिवाइडेड बाई 1600, ठीक है। तो इसी को अगर सेपरेट करके लिखेंगे तब फिर ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 100/1600, तो 2 इंटू 1/16, ठीक है, प्लस फिर 3 इंटू 2/16, ठीक है, प्लस फिर सिमिलरली 4 इंटू 3/16, प्लस 5 इंटू 4/16, प्लस 6 इंटू 3/16, प्लस 7 इंटू 2/16, प्लस 8 इंटू 2/16, ठीक है। तो वो जो है वो हम लोग का एवरेज हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को जो है हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z कहते हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा कि जो भी वैल्यू है z का वो मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रोबेबिलिटी, जो भी वैल्यू है z का वो मल्टीप्लाइड बाय उसका प्रोबेबिलिटी, है ना। और फिर जितने भी पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ z हैं सबका हम लोग सम ले लेंगे। तो 2 इंटू 1/16 प्लस 3 इंटू 2/16 प्लस 4 इंटू 3/16 प्लस 5 इंटू 4/16 प्लस 6 इंटू 3/16 प्लस 7 इंटू 2/16 प्लस 8 इंटू 1/16, ठीक है। तो इसको ऐड करके यहाँ पर देखो कि ये 2 है, 2 + 6 8, 8 + 12 20, 20 + 20 40, 40 प्लस 18 58, 58 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 14, तो 60 72, 72 प्लस 8 80, तो 80/16 5, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। मतलब ऑन एवरेज हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 रहेगा सम, ठीक है। तो इसके बारे में सोचो, थोड़ा सा समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको जो है मीन कहते हैं। ये सीधा सीधी अगर स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो वहाँ पर क्या था कि 2 जो है 100 बार रिपीटेड है ना, 3 जो है 200 बार रिपीटेड है, 4 जो है 300 बार रिपीटेड है। तो वहाँ पर जो हम लोग लिखते थे कि समेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई, है ना, तो ये जो है यहाँ पर जो हम लोग कर रहे हैं वो सेम चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या करते थे एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आई, है ना। तो यहाँ पर भी वही चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पर बस हम लोग वैल्यू ले रहे हैं उसका और फिर उसका प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है इसको सोच सकते हो। तो ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझ लो इसको अच्छे से। अब नेक्स्ट हम लोग एक चीज़ देखते हैं। तो मान लो कि हम लोग ये जो रैंडम वेरिएबल है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई भी कंपनी में जो है जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी सैलरी, ठीक है। मतलब कि मैंने कोई भी एक रैंडम बंदा उठाया कंपनी में और फिर उसका सैलरी नोट किया, है ना, तो ये मेरा रैंडम वेरिएबल एक्स कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सबका नोट करते जाऊँ, है ना, और फिर लास्ट में मैं एवरेज निकालूँ, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालूँ, तो उसको हम लोग इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कैप ई ऑफ दिस, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर इसको मीन भी कह सकते हो, स्टैटिस्टिक्स में जो कहते थे तो म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कि एवरेज सैलरी क्या होगा,
ठीक है, मतलब कि वहाँ पर जितने बंदे काम कर रहे हैं उसका एवरेज सैलरी क्या होगा, ठीक है, वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मान लो कंपनी जो है कुछ ग्रो कर गया, ठीक है, बहुत पैसा कमाने लग गया, तो उसने क्या किया, कंपनी ने, मान लो कि जेई विद्यालय है, तो वो कंपनी ग्रो कर गया, तो फिर उसने क्या किया कि जितने भी बंदे का जो भी सैलरी था तो उसको क्या किया कि ट्वाइस कर दिया, ठीक है, 2 टाइम्स कर दिया, मतलब जो भी पहले का था उसको 2 टाइम्स कर दिया, प्लस फिर और 1,000 रुपये ऐड कर दिया मान लो, ठीक है, तो 2x प्लस 1,000, मतलब कि पहले किसी का 10,000 था तब फिर वो अब क्या हो जाएगा, 21,000 हो जाएगा, ठीक है, या फिर किसी का पहले 20,000 था तब फिर वो 41,000 हो जाएगा नया सैलरी, ठीक है। तो फिर अब ये जो नया सैलरी है उसका अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालूं, मतलब उसका अगर एवरेज निकालूं, तो वो जो एवरेज होगा वो भी ट्वाइस हो जाएगा प्लस 1,000, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में सैलरी मेरा एक्स था, ठीक है, और एवरेज सैलरी ये था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, तो अब अगर मान लो कि नया सैलरी जो है 2x प्लस 1,000 हो गया, तब फिर नया जो एक्सपेक्टेड होगा या फिर नया जो मीन होगा वो भी 2 टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 1,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जो है लीनियर प्रॉपर्टी कहते हैं एक्सपेक्टेशन का, ठीक है। और ये हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर में भी देखा था, ये जो टेबल है ये मैंने स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर से ही लिया है ना, जो हम लोगों ने लिया, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि स्टार्टिंग में मान लो कि जो भी हमारा डेटा पॉइंट है, मान लो एक्स आई है, ठीक है, और फिर उसको जो है कन्वर्ट करके हम लोगों ने क्या कर दिया, गामा प्लस डेल्टा एक्स आई, ठीक है। तो मान लो कि पहले अगर मीन मेरा एक्स बार था, तब फिर नया मीन क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स बार प्लस गामा, है ना, ये हम लोगों ने देखा था लीनियर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, सेम चीज़ की लीनियर होता है। तो इसको सेम चीज़ हम लोग कुछ इस टाइप से भी प्रूव कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है कि एक्स का वैल्यू लो, उसका प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो, जितने भी पॉसिबल एक्स हैं उसमें सम लगा दो, है ना, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स है। अब मान लो एक्स के जगह पर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ बी ऐड कर दिया, है ना, सबके सैलरी में मान लो कि 1,000 ऐड कर दिया, ठीक है, तो एक्स प्लस बी हो गया। तब फिर अब एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे कि ये, अब जैसे मान लो स्टार्टिंग में जो है कुछ 10,000 था, ठीक है, तो 10,000 आने का कुछ प्रोबेबिलिटी था, ठीक है, मान लो 1/3। तो अब अगर मैं 10,000 को 13,000 कर दूँ, ठीक है, 10,000 को 13,000 कर दूँ, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी तो वही रहेगा, है ना, क्योंकि मैं सारे बंदे का सैलरी इंक्रीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो x प्लस, मतलब बस डेटा पॉइंट यहाँ पर चेंज हो रहा है, मतलब पहले अगर x था तब फिर वो x प्लस बी हो जाएगा, है ना, लेकिन वो x प्लस बी आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, वो अभी भी वही होगा जो x आने का प्रोबेबिलिटी था पहले, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ x प्लस बी टाइम्स उसका प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो उस प्रोबेबिलिटी तो यही रहेगा। तो सम को हम लोग ये ब्रेक कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, x टाइम्स पी एक्स एक्स प्लस फिर b टाइम्स दिस, है ना, तो b कांस्टेंट है तो b को बाहर निकाल दो, तो ये समेशन ऑफ x पी एक्स, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और ये क्या है कि हम लोग सारे प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहे हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस बी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पहले x था और फिर उसमें हम लोग प्लस b कर रहे हैं, तब फिर क्या हो जाएगा, नया जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो अगर पहले एक्स आई था और फिर नया जो डेटा है उसमें हम लोगों ने बीटा प्लस एक्स आई कर दिया, तो फिर अगर पहले मीन एक्स बार था तो फिर नया मीन क्या हो जाएगा, बीटा प्लस एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा सीधी स्टैटिस्टिक्स से आ रहा है, ठीक है। अब मान लो इंस्टेड ऑफ एडिंग मैंने क्या कर दिया कि हर जो एक्स एंट्री है उसको मैंने ए टाइम्स कर दिया, जैसे यहाँ पर 2 टाइम्स कर दिया था, तब जो आपका एवरेज होगा वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो उसको प्रूव कैसे कर सकते हैं कि ए एक्स है, तो यहाँ समेशन क्या हो जाएगा, ए एक्स, ठीक है, और ये ए एक्स आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, वही जो एक्स आने का प्रोबेबिलिटी है ना, और फिर सम कर दिया, तो ए कांस्टेंट है तो ए को बाहर निकालो और फिर अंदर में क्या बन जाएगा, यही चीज़, तो ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर पहले एक्स था और फिर उसको हम लोगों ने ए एक्स प्लस बी कर दिया, तो इसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगा वो क्या होगा, पहले जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू था तो ए टाइम्स वो प्लस बी, ठीक है। तो ये सेम चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था स्टैटिस्टिक्स में, तो वो सेम चीज़ यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ हो रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जैसे स्टैटिस्टिक्स में हम लोगों ने देखा था कि पहले हम लोगों ने एक्सपेक्टेड मतलब मीन किया, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरा क्या किया था, वेरिएंस, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी एक पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू करेंगे, फिर उसके बाद वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो वेरिएंस क्या दिखाता है कि जैसे ये एग्जाम्पल मान लो, तो ये एग्जांपल में एक मेरा रैंडम वेरिएबल x, उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे 1
लेने का वैल्यू मतलब 1 लेने का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8 है ना। तो 1 का 1/8, 2 का 2/8, 2 का 2/8, 3 का 3/8, 4 का 2/8, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 2/8 प्लस 3 इंटू 3/8 प्लस 4 इंटू 2/8 है ना। तो इसको ऐड कर दो 22/8 तो 11/4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गया। अब मान लो दूसरा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वाई का, तो वो कैसे है कि -1 का 1/8 है, 0 का 2/8 है, फिर 4 का 3/8 है, 5 का 1/8 है, 6 का 1/8 है। तो इसका फिर से एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालेंगे, -1 इंटू 1/8 प्लस 0 इंटू 2/8 प्लस 4 इंटू 3/8 प्लस 5 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/8 है ना। तो ये सबको ऐड करो, फिर से 22/8 आएगा, फिर से 11/4 आ जाएगा। तो ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर भी जो हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा था वो 11/4 आ रहा था, है ना। 11/4 मतलब कितना कि 4 2 ज़ा 8 कर दो, यहाँ पर 3 तो 0.0 है ना। तो 2.75 करीब हो जाएगा, है ना। तो मान लो कि यहाँ पर कहीं मीन आ रहा था इसका, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल। अब वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर फिर से 11/4 आया, मतलब फिर से जो है मीन यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ये डेटा को रिपोर्ट करने के बजाय बस इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब रिपोर्ट कर दूँ, ठीक है, और फिर इसका भी ये डेटा रिपोर्ट करने के बजाय बस एक्सपेक्टेड वैल्यू रिपोर्ट कर दूँ, तो उसमें क्या लगेगा कि दोनों डेटा सेट सिमिलर हैं या फिर सेम है ना। लेकिन यहाँ पर काफ़ी अलग डेटा सेट है। यहाँ पर क्या है कि जितने भी वैल्यूज़ हैं वो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू के करीब है ना। और यहाँ पर क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू से बहुत दूर है ना। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि वेरिएंस जो है वो कम है, मतलब कि जो मीन वैल्यू है उससे डेटा जो है कम वैरी कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है डेटा बहुत ज़्यादा वैरी कर रहा है ना। तो ये चीज़ को नोट करने के लिए या फिर बताने के लिए तो वेरिएंस यूज़ होता है, ठीक है। और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मान लो कि एक मशीन है, उसको जूता बनाना है, ठीक है। तो जूता जूता मान लो कि 9 साइज़ का बनाना है, ठीक है। तो एक मशीन है वो मान लो कि 9 साइज़ का जूता बना रहा है ऑन एवरेज, और बाकी सारे जो है वो प्लस माइनस कुछ 0.1 या 0.2 कर रहा है, ठीक है। तो 9.2 से लेके 8.8 के बीच में, ठीक है। और फिर दूसरा है उसका भी एवरेज 9 है, लेकिन वो +-5 कर रहा है कि कभी वो 9 + 5 14 बना दे रहा है, 9 - 5 4 बना दे रहा है। तो वो जूता जो है काम का नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वेरिएंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और ये चीज़ हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। तो अब वो वेरिएंस को कैसे मेज़र किया जाए, तो एक तो तरीका क्या है कि मान लो मेरा जो ये मीन यहाँ पर है ना, तब फिर मैं क्या नोट करूँ कि ये वाला जो डेटा पॉइंट है इससे कितना दूर है ना। फिर दूसरा डेटा पॉइंट जो है उससे कितना दूर है, तीसरा डेटा पॉइंट उससे कितना दूर है, ये कितना दूर है, ठीक है। और फिर उसका एवरेज ले लें और फिर वो निकालें। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू, मतलब कि हर डेटा पॉइंट से जो है आप मीन को सब्ट्रैक्ट कर दो और फिर उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, ठीक है। लेकिन इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आ जाएगा, स्टैटिस्टिक्स में भी हम लोगों ने देखा था वो 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं कि समेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू टाइम्स पी एक्स एक्स, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि समेशन ऑफ एक्स पी एक्स फिर माइनस म्यू टाइम्स समेशन ऑफ पी एक्स, है ना। तो ये क्या है, ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ही है ना, म्यू है, और माइनस म्यू टाइम्स ये क्या हो जाएगा, ये तो 1 है, तो म्यू माइनस म्यू 0 है ना। तो ये करके कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हो क्या रहा था, यहाँ पर हो रहा था कि जैसे ही ये करते हैं तब फिर माइनस इस तरफ आएगा, इस तरफ प्लस आएगा, और फिर दोनों आपस में ऐड होके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वो माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं कि यहाँ पर x माइनस म्यू का एक्सपेक्टेशन लेने के बजाय हम लोग उसका स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में भी देखा था। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो वो क्या होगा फिर से समेशन ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर, है ना। और इसका आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, पी एक्स एक्स, है ना। तो यही रहेगा प्रोबेबिलिटी, तो इसका समेशन ले लो। तो इसको अगर मैं एक्सपेंड करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, x² माइनस 2 म्यू एक्स प्लस म्यू स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, ठीक है। फिर इसको अंदर लेके जाओ तो समेशन ऑफ x² इंटू पी एक्स एक्स माइनस 2 म्यू टाइम्स समेशन ऑफ x पी एक्स एक्स, है ना, प्लस फिर म्यू स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो बाहर लिखा समेशन ऑफ पी एक्स एक्स, ठीक है। तो ये फिर से क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² हो गया, है ना, कि समेशन ऑफ x² इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस x, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² हो गया। ये क्या है, ये मेरा म्यू है ना, ये चीज़। तो ये क्या हो गया, -2 म्यू स्क्वायर हो गया, और फिर ये मेरा 1 है तो -2 म्यू स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर,
तो माइनस म्यू स्क्वायर, ठीक है। तो लास्ट में जो फॉर्मूला आ गया वो क्या आ गया कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो वेरिएंस जब भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो उसको एक तो डिनोट हम लोग इस टाइप से करते हैं कि सिग्मा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर कर रहे हैं तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं एक्स माइनस म्यू स्क्वायर का, ठीक है। लेकिन इससे आसान क्या है कि हम लोग इस टाइप से कैलकुलेट करें कि पहले बस हम लोग जितने भी यहाँ पर डेटा पॉइंट्स है उसका स्क्वायर कर लो, ठीक है, और उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर साथ में एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लो सिंपल, ठीक है, और फिर उसका स्क्वायर कर दो। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये जो आएगा ये हम लोग का वेरिएंस आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि वेरिएंस का यूनिट जो है वो स्क्वायर में हो जा रहा है। तो जैसे जो भी डेटा है वो मान लो सेंटीमीटर में दिया है तो वेरिएंस जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो यूनिट को फिर से जो स्टार्टिंग का यूनिट है उसी में लाने के लिए क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो उसको जो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं, ठीक है। ये सब मैं थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम लोग ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब इसी पर जो है एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑब्टेन्ड ऑन अ थ्रो ऑफ एन अनबायस्ड डाई, ठीक है। तो डाई अगर बस बोला है मतलब कि 6 साइडेड डाई, ठीक है। तो क्या हो सकता है, या तो 1 आएगा या तो 2 या तो 3 या 4 या 5 या 6, ठीक है। तो हमारा जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो हम लोग डिनोट कर रहे हैं जो भी नंबर आ रहा है थ्रो करने पर, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, अब अनबायस्ड है मतलब क्या कि 1 आने का भी प्रोबेबिलिटी 1/6 है, 2 का भी 1/6 है, 3 का भी 1/6, 4 का 1/6, 5 का 1/6, 6 का 1/6, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग का जो भी रैंडम वेरिएबल एक्स है उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। तो इसका अगर वेरिएंस निकालना है तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लो। तो वो क्या होगा, 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6, ठीक है। तो इसको ऐड करो तो ये 21/6 आएगा या फिर 7/2, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर में क्या होगा कि अब फिर से कैसे सोच सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो क्या है, वो भी एक रैंडम वेरिएबल है ना। तो इसका अगर मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखूं, है ना, ये जो y है या फिर एक्स स्क्वायर है इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि अगर 1 है तो फिर 1 स्क्वायर, है ना, और फिर 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 है तो उसका स्क्वायर 16, फिर 25, फिर यहाँ पर 36, है ना। अब ये y का 1 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो y का 1 होने का वही प्रोबेबिलिटी है जो x का 1 होने का प्रोबेबिलिटी है, तो ये क्या होगा, ये भी 1/6 होगा, है ना। फिर y का 4 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, y का 4 होने का वही प्रोबेबिलिटी है जो कि x का 2 होने का प्रोबेबिलिटी है ना। तो 2 होने का क्या है 1/6, तो y का 1/4 होने का प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/6। तो 9 होने का क्या है जो 3 होने का है यहाँ पर x का, ठीक है। तो ये भी 1/6, फिर ये भी 1/6, ये भी 1/6, है ना। तो ये भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा कि 1 स्क्वायर इंटू 1/6, है ना, 2 स्क्वायर इंटू 1/6 या फिर 4 इंटू 1/6, फिर 3 स्क्वायर इंटू 1/6, फिर 4 स्क्वायर इंटू 1/6, 5 स्क्वायर इंटू 1/6, 6 स्क्वायर इंटू 1/6, ठीक है। तो इसको करोगे तो 91/6 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया और फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स आ गया, है ना। तो वेरिएंस हम लोगों का क्या हो गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 91/6, फिर माइनस इसका स्क्वायर तो 49/4, तो 35/12, ठीक है। तो ये करने का ये भी तरीका था, ठीक है, कि इसको जो है आप एक नया रैंडम वेरिएबल सोच लो, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर, है ना, और फिर इसका जो है आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दो z का, ठीक है। तो मतलब 1 - 7/2, है ना, उसका प्रोबेबिलिटी फिर 1/6 या फिर उसका स्क्वायर लेके, ठीक है, फिर उसका जो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो,
ठीक है। तो उसमें कैलकुलेशन जो है थोड़ा मेसी हो जाता है ना, कि 1 - 7/2 लो, उसका स्क्वायर लो, फिर 2 - 7/2 लो, उसका स्क्वायर लो, 3 - 7/2 लो, उसका स्क्वायर लो। तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला जो है इससे थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है। तो ये हमारा वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सिग्मा एक्स, इसका स्क्वायर रूट ले लो तो 35/12। ठीक है। तो अब सेम चीज़ जो हम लोगों ने वहाँ पर देखा कि जो मीन है या फिर जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो लीनियर था, है ना, कि अगर पहले एक्स है रैंडम वेरिएबल, फिर नया ए एक्स प्लस बी हो गया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगा, ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी, है ना। ये हम लोगों ने यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में मीन में भी देखा था। अब वेरिएंस में क्या होगा, तो जैसे हम लोगों ने गामा प्लस डेल्टा एक्स आई किया था, तब फिर नया वेरिएंस क्या हो जाता था कि डेल्टा स्क्वायर टाइम्स सिग्मा स्क्वायर, मतलब जो भी ओरिजिनल था तो उसका डेल्टा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे ही इस केस में क्या होगा कि अगर मेरा ओरिजिनल जो है मतलब एक्स है, ठीक है, और फिर इसका मैं वेरिएंस ले रहा हूँ, तो वो वेरिएंस क्या होगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, है ना, ये हमारा म्यू है। ठीक है। तो अब अगर मैं सिग्मा वाई का स्क्वायर लेता हूँ, मतलब ये जो नया रैंडम वेरिएबल आया है ए एक्स प्लस बी, तब फिर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर टाइम्स सिग्मा एक्स का स्क्वायर। ठीक है। तो इसको वैसे सोच सकते हैं। तो इसको कैसे सोच सकते हैं, और कि मान लो डेटा जो है मेरा कुछ इस टाइप का है। ठीक है। तो अगर इसमें जो है मैं कुछ बी ऐड करता हूँ, तब फिर उसमें होता क्या है कि ये जो है ये बस कहीं पर शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है। मतलब शेप सेम रहेगा, बस ये जो है ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करा दूँ थोड़ा सा, कुछ इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जितना वेरिएंस है, वेरिएंस इसमें भी उतना ही है। ठीक है। लेकिन अगर मैं मान लो 2 टाइम्स कर देता हूँ इसको, ठीक है, तो ये पहले अगर ऐसा था, तो अब मान लो कि ये कुछ इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें जितना वेरिएंस था 2 टाइम्स इसमें वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है। तो उस टाइप से सोच सकते हो कि वेरिएंस जो है वो ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। मीन जो है, मीन शिफ्ट हो जाएगा, अगर बी से शिफ्ट करता हूँ तो फिर बी से शिफ्ट हो जाएगा, अगर 2 टाइम्स कर दूंगा तो फिर मीन जो है वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। उस टाइप से सोच सकते हो। तो अब सेम चीज़ को प्रूव कैसे कर सकते हैं कि मान लो ये जो नया वेरिएबल है वाई, तो उसका हम लोग को निकालना है सिग्मा वाई स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक है। तो वाई क्या है हम लोग का, ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी माइनस फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई क्या होगा, दिस, है ना। तो माइनस ए टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस बी इसका स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से बी और बी जो है कैंसिल हो गया। ठीक है। और फिर यहाँ से क्या आ गया, ए स्क्वायर टाइम्स एक्सपेक्ट मतलब एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। ठीक है। तो इससे कैसे सोच सकते हो कि ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो ए स्क्वायर टाइम्स एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टाइम्स ये क्या हो गया, ओरिजिनल वेरिएंस, है ना, तो ए स्क्वायर टाइम्स सिग्मा एक्स का स्क्वायर। तो ऐसे सोच सकते हैं। या फिर इसको फिर से यहाँ पर फॉर्मूला लिखो, समेशन ऑफ ए स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस म्यू का स्क्वायर टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर चला जाएगा, तो ए स्क्वायर टाइम्स ये फिर से, और ये चीज़ क्या है, ये आपका यही चीज़ है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है ना। तो इसके जगह पर सिग्मा एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है। तो ये इस टाइप से प्रूफ, अगर ये समझ में नहीं भी आया तो ये जो एंड रिजल्ट जो है उसको दिमाग में रख लो, है ना। और ये हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में भी देखा था। ठीक है। तो सेम चीज़ को जो है यहाँ पर रिपीट किया गया है। ठीक है। तो आई होप आप लोगों को रैंडम वेरिएबल का अच्छा आइडिया मिला होगा। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना और अच्छा होते रहेगा, है ना, और फिर हम लोग जो है जेई मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।